हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आरपीएफ एसआई 2024 जो कि एग्ज़ाम अभी आपके 12 और 13 दिसंबर जो कि एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, आज 11 दिसंबर है। आने वाले कल और परसों आपके आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए करीब जो कि 100 ऐसे प्रश्न लगभग मैं आपको ऐसे प्रश्न लाने वाला हूं जो आपके हर एक शिफ्टों के आधारित पर और हर एक शिफ्टों में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों अभी तक जितने भी 9 शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है, उन सभी शिफ्टों से क्वेश्चन को अरेंज करके उन सभी क्वेश्चन के आधारित पर आपके लिए जितना भी मुझे क्वेश्चन लगा दोस्त कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन लाने से आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उनके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, मुझे जितना एफर्ट लगा मैंने करके लाया हूँ, है ना। तो आपके आरपीएफ एसआई के लिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे क्लास ना, तो अपना एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर लिखिएगा, है ना। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है। दोस्तों, यकीन मानना आपके लिए सेंसस 2011 या फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंसस 2011 मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। कल 10 दिसंबर को जो कि स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें से सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक जितने भी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ, हर एक एग्ज़ाम में सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद है आने वाले कल परसों शिफ्टों में भी सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बिहार। कि बिहार जैसे कि केरल के विपरीत अगर पूछे ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है, तो बिहार आता है। दोस्तों, केरल तो मैक्सिमम स्थान पर, बिहार तो मिनिमम स्थान पर। वहीं अगर मैं बात करूँ कि साक्षरता के दर पर अगर यूटी में से कौन सा ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के मामले में बिहार केरल के विपरीत ध्रुव पर है। वहीं मैं बात करूं दोस्तों, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में यह सबसे कम साक्षरता दर अगर बिहार में है। और देखो, बिहार तो हर किसी को डाटा याद रहता है, लेकिन दोस्तों बहुत लोगों को 61.80% ये डाटा याद नहीं रहता है कि बिहार का कितना परसेंट डाटा जो कि साक्षरता है। वहीं मैं बात करूं दोस्तों कि केरल की साक्षरता दर जो कि सबसे अधिक है, और अगर उसका पूछे परसेंट तो 93.91% है। दोस्तों, ये जो दो डाटा है ना, आपके बिहार के लिए 61.80% और आपके केरल के लिए 93.91%। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों, अगर वहीं मैं बात करूँ लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा, तो केरला आ जाएगा, है ना। कि लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा केरला आ जाएगा। दोस्तों, यकीन मानना आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन कल पूछा गया था कि शहरी जनगणना और ग्रामीण जनगणना, इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वहीं बात करें 1872 में लॉर्ड मेयो के समय जो कि सबसे पहला शुरू हुआ था। लेकिन अगर बात करूं फिर 1881 में रिपन के समय अनियमित जो कि नियमित तरीके से जनगणना हुआ। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डैश को विधानसभा का सत्रवासन करने की शक्ति किसके पास होता है, तो राज्यपाल। दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो आंसर बहुत लोग चाहे विधायक को मार देता, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, लेकिन इसका राज्यपाल आंसर आ जाएगा कि राज्यपाल को विधानसभा का सत्रवासन करने की शक्ति है। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन लाने का मात्र इतना सा उद्देश्य है। आपके ऑप्शन नंबर ए में मुख्यमंत्री दिया था, ऑप्शन नंबर बी में आपके राष्ट्रपति दिया था, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल दिया, और ऑप्शन नंबर डी विधानमंडल। दोस्तों, बहुत सा ऐसे मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री को विधानसभा का सत्रवासन करने की शक्ति देता है। आंसर मार के आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा राज्यपाल। आपको ध्यान देना है। हमारे क्लास में एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो ओरिएंटेड रहेगा मैं वही लाता हूँ, एक भी क्वेश्चन इधर से नहीं लाता हूँ। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि अनुच्छेद 174(2) ये कहता है कि एक राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्रवासन कर सकता है ना दोस्तों। अगर राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्रवासन कर सकता है, हमारे आर्टिकल 174(2) के तहत कहता है। और वहीं मैं बताता हूँ 174(2)(b) उसे विधानसभा को भंग करने की भी अनुमति देता है। किसको? राज्यपाल को, कि वो विधानसभा को भी भंग कर सकता है आर्टिकल 174(2)(b) के अनुसार। दोस्तों, प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ आर्टिकल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता या
सलाह प्रदान कर सकती है ना मेरे दोस्तों। 74 में कहता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान कर सकती है। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कि जो राष्ट्रपति है ना प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। ये 74, 75 आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। वहीं 78 की मैं बात करूं तो इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री सदस्यों की परिषद द्वारा किए गए सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करता है। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से सदस्यताओं की परिषद के आने की विचार अर्थ मुद्दों पर भी संदर्भित करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। दोस्तों आपके एग्जाम में मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि आपके जितने भी भारत के अंदर में फेस्टिवल है और लोक नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य, जो कि हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, उनमें से एक कुचिपुड़ी आ जाएगा, जो कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है। दोस्तों इनसे संबंधित जितने भी कलाकार जैसे कि राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी है ना, ये जितने रेड्डी वाला है, आपसे यकीन मांगता हूँ दोस्तों कि आप इसे पढ़ के जाइएगा। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भरतनाट्यम से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना, जो कि अगर पूछे शास्त्रीय नृत्य तो भरतनाट्यम आ जाएगा। और भरतनाट्यम को ही सादिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपकी एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके भी आरपीएफ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। रुक्मणी देव अरोनेल आ जाएगा। उसके बाद आपके एग्जाम में और पूछा जाता है सोनल मानसिंह आ जाएगा, जो ओडिसी के लिए भी फेमस है और भरतनाट्यम के लिए भी जाना जाती है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस पदार्थ की मात्रा आधार एसआई को द्वारा यानी कि दर्शाया गया था। मतलब दोस्तों किस पदार्थ की जो मात्रा की आधार है ना एसआई इकाई के द्वारा दर्शाया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मोल। जो मोल है ना, सो मोल को एसआई आधार के रूप में दर्शाया गया था दोस्तों। लेकिन आपके एग्जाम में जितने प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि भौतिक विज्ञान में 7 इकाइयाँ जो कि निम्न है। अगर मैं बात करूं राशियों का नाम लंबाई जो कि मीटर, और अगर प्रतीक की मैं बात करूं तो एम। द्रव्यमान अगर पूछे तो किलोग्राम, केजी से भी प्रतीक से दिया जाता है। समय का सेकंड एसआई इकाई है, और एसआई इकाई जो अगर प्रतीक की मैं बात करूं तो एस आ जाएगा। वहीं विद्युत धारा एम्पियर जो कि ए से प्रतीक है इसका, और उष्मा गतिक ताप केल्विन जो कि के से, और पदार्थ की मात्रा मोल जो कि एमओएल, और ज्योति तीव्रता कैंड्रा जो कि सीडी। दोस्तों आपके लिए जितना भी मैंने ये लाया राशियों के नाम, एसआई इकाई जो प्रतीक है ना, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मूल अधिकार है सो हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लाया गया है, तो यूएसए के संविधान में लाया गया है ना। अगर मैं बात करूं मूल अधिकार भाग 3 में 1235 के तहत दिया गया है ना। अगर मैं बात करूं वर्तमान में मूल अधिकार हमारे पास अभी कितने हैं, 6 अधिकार है ना। पहला 14 से 18 समानता की अधिकार है ना। उसके बाद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता की अधिकार है। 23 से 24 तक शोषण विरुद्ध अधिकार है। फिर 25 से 28 तक धार्मिक के संबंधित अधिकार है। फिर 29 से लेकर 30 तक क्या है, शैक्षणिक संस्थान के बारे में बताया गया। तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जाता आपातकाल जब घोषित किया जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि अपराध के लिए जो दोषी सिद्ध के जो संरक्षण होता है ना, ये हमारे युद्ध आपातकाल जब होता है ना तो इस समय निलंबित नहीं होता है। तो अच्छा देखते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकारों का प्रभाव जो है हमारे राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358, 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। अगर मैं बात करूं 358 जो कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूषित यानी कि अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, और वहीं 359 में ये बताता है कि आर्टिकल 20 और 21 द्वारा गारंटी अधिकृत को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों से निलंबन से संबंधित है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना, उसमें से आर्टिकल 20 और 21 जो बेसिकली 21 है ना, ये दोनों छोड़ के आपके लिए हर एक जगह में जो कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं जो राष्ट्रीय आपातकाल है अब तक 3 बार लग चुका है। 1961 है ना, उसके बाद 1962 आ जाएगा है ना।
दोस्तों 1961, 1971, 1975, ये 3 आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है, 356 में राष्ट्रपति शासन आ जाता है और 360 में वित्तीय आपातकाल आता है ना। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों अगर बोले कि अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा देता है, और अनुच्छेद 21 में कहा क्या कि जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा देना और निलंबित नहीं किया जाना, ये आर्टिकल 21 में कहा जाता है। ये आपको आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत दिया जाता था। जैसे पहले बोला था राजा राम मोहन राय, तो राजा की उपाधि दिया जाता था, लेकिन अब नहीं दिया जाता है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत अंत नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 में कहा गया कि जाति धर्म भेदभाव के अनुसार आप मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आर्टिकल 16, उसी तरह से 14। दोस्तों आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्त कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखा है, तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखा है। दोस्तों नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। आपको होमवर्क में आंसर देना है। और दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि 1991 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, 1991 में किसे दिया गया भारत रत्न, तो आपको याद रखना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया था। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से कब सम्मानित किया, आपको होमवर्क में आंसर करना है। दूसरी बात दोस्तों, आपके जितने भी एग्जाम में भारत रत्न दिया है आप पढ़ के जाइएगा। जैसे कि 2001 में लता मंगेशकर जी को दिया गया, 2001 में शहनाई वादक जैसे कि क्या बोलता है उसका बिस्मिल्लाह खां को दिया गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जिम्नास्टिक जो दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था, तो 2016 में। दोस्तों 2016 में भाग लिया था। आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी, जैसे कि ओलंपिक 2021 में हुआ था, 2020 में हुआ था, है ना, और जितने भी उनसे संबंधित खिलाड़ी, क्योंकि स्पोर्ट से क्वेश्चन जो ओलंपिक का है ना भारत के, जैसे कि दीपा कर्माकर आ गया, PV सिंधु आ जाता है, तो उन सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पादप साम्राज्य का उभयचर कहता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रायोफाटा। कि किसे पादप साम्राज्य का उभयचर कहता है, तो ब्रायोफाटा। ब्रायोफाटा को पादप जगत के उभयचर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे भूमि और जल दोनों पर जीवित रहता है ना। अगर बात किया जाए ब्रायोफाटा यानी कि असंवहनीय पौधे हैं जिसमें वास्तविक जड़ों, तनों और पत्तियों का अभाव होता है। ये बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करती है और नम और छायादार स्थानों पर रैप में पाया जाता है। दोस्तों वहीं एक क्वेश्चन आता है आपके थैलोफाइटा से कि थैलोफाइटा पौधा एक समूह है जिसमें शैवाल, कवक और लाइकेन शामिल रहता है, और उनमें विभेदित ऊतकों और अंगों का प्रभाव होता है और विधि आवासों में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ये है कि वायुमंडलीय की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंग के संरचन में मदद करता है, तो तापमंडल। जो तापमंडल है ना रेडियो संरचन के लिए यानी कि करता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है समताप मंडल। समताप मंडल से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अभी एरोप्लेन उड़ता है ना, सो किस मंडल पे उड़ता है, तो समताप मंडल पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया भी था। दोस्तों उसी तरह से अगर मैं बात करूं मौसमी घटना, तो झोब मंडल से, ठीक है, झोब मंडल से आपके मौसमी घटना के बारे में पता चलता है। तो ये जितने भी मंडल वाला क्वेश्चन आता है आप पढ़ के जाइएगा। वही समताप मंडल से एक और आता है जो हमारे ओजोन परत जो कि लेयर को नष्ट करता है, समताप मंडल को ही करता है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार की बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उच्च उपज वाली किस्म के जो बीज था ना उन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि हरित क्रांति से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हरित क्रांति पूछे तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, हमारे भारत का अगर पूछे हरित क्रांति का जनक तो MS स्वामीनाथन आ जाएगा, है ना। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के लिए डाक टिकट, जो कि गेहूं के लिए डाक टिकट जो इंदिरा गांधी ने किया था, सो किस वर्ष किया गया था, आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं आप सभी के लिए जितने भी, जैसे कि नीला क्रांति किसे कहा जाता है, तो मछली उत्पादन से, हरा क्रांति कृषि उत्पादन से, काला क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, भूरा क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन से, अगर मैं बात करूं जो लाल क्रांति है सो मांस टमाटर उत्पादन से। दोस्तों अगर मैं बात करूं जैसे कि चांदी आ जाएगा आपका अंडा उत्पादन से, और चांदी का रेशम कपास उत्पादन से। जितना भी मैंने नाम लिया आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, आप याद रखिएगा दोस्त। नीला मछली उत्पादन, हरा कृषि उत्पादन, काला पेट्रोलियम उत्पादन, भूरा उर्वरक उत्पादन, गुलाबी प्याज। देखो दोस्तों आप याद रखें, जैसे कि नीला क्या होता है, मछली उत्पादन होता है,
हरा हरा जैसे कि क्या आता है, जब हम लोग खेती करते हैं तो पूरे जैसे कि गेहूं वगैरह सब हरा रहता है ना, तो कृषि उत्पादन आ जाएगा। काला सर जैसे पेट्रोलियम। भूरा सर जब हम लोग यूरिया छींटते हैं ना सर, उर्वरक, तो काला रहता है। गुलाबी सर, गुलाब से हमको ये मतलब रखना कि जैसे कि प्याज हो गया, गुलाब की तरह होता है ना। झींगा उत्पादन, झींगा मछली होता है। लाल सर जैसे, लाल जैसे कि जो मांस होता है सो लाल होता है, टमाटर लाल होता है, उसी तरह से आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में यानी कि सिविल सेवा भर्ती में होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1863 में भारतीय सिविल ICS में चुने जाने वाले थे। अच्छा, जो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई के रूप में थे, और यह 1861 में भारतीय सिविल सेवा में अधिनियम द्वारा की गई थी। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर से क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु यानी इसको कवि बंगाल के बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, और वह एक बंगाल कवि, दार्शनिक, संगीतकार और लेखक और चित्रकार था। 1913 में अपने गीतांजलि के लिए उसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये याद रखिएगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, 1913 में उसे गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों और आके अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ये भी याद रखना कि शांति निकेतन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप में भाग कायिक प्रवर्धन से सहायता होता था? जड़ें, तने और पत्तियां। जो अगर बात किया कि कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता होता है, जड़ें, तने, पत्तियां। अगर मैं बात करूं कि पादपों में कायिक जो प्रवर्धन होता है ना, उसको क्या होता है? तो दोस्तों जैसे देखोगे, पादपों में कायिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जहां बीज या बीजाणु के निर्माण के बिना जनक यानी पादप के कायिको भाग में जैसे तने, जड़ों या पत्ते से नई यानी पादपों का उत्पादन किया जाता है ना। यह विधि पादपों को तेजी से प्रजनन और आनुवंशिक रूप से समान संतति बनाने में सहायता देता है, जिसे क्लोन भी कहा जाता है, क्लोन भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भामा कल्पम जो शास्त्रीय नृत्य है ना, सो नाटिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और वहीं मैं बात करूं तो ये नृत्य शैली से संबंधित है, और इसके अगर पूछे उत्पत्ति तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी से मैंने कहा ना, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, जितने भी रेड्डी वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, जो 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा था, और उन्हें कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है अगर उसने फसली नामक कागजी मुद्रा जारी जैसे सोने और चांदी द्वारा समर्पित है। बेसिकली उसका अगर पूछे कार्यकाल 1325 से 1351 तक रहा था। ये दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में बना था। और भी क्वेश्चन है, हालांकि जो कि मतलब शेरशाह सूरी ने कागजे मुजरिल का परिशीलन नहीं किया, 1545 से सूर साम्राज्य का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि एक परासर्व ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितना से कितना अधिक होता है? तो 20,000 HZ, मतलब HZ से अधिक होता है। मतलब एक जो परासर्व ध्वनि जो तरंग है ना, सो 20,000 से अधिक होता है। अगर मैं बात करूँ इतना अधिक होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे और आता है कि परासौरी जो धर्म तरंग होता है ना, जिसमें से सर्व आवृत्ति की तुलना में अधिक अनावृत्ति होता है। अगर बोले तो मनुष्य जो परासर्व ध्वनि होता है ना, ये सुन नहीं पाता है। और अगर बात किया जाए परासर्व जो उपकरणों का उपयोग वस्तुओं को पता लगाना, दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। चिकित्सा में अक्सर परासर्व प्रतिबिंब या सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार से क्वेश्चन आता है, सर्व जो ध्वनि है ना, सो 20,000 से लेकर 20,000 HZ तो होता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? आपके लिए मुझे जो जो क्वेश्चन लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, मैंने लाया है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और आप सबको 12 तारीख और 13 तारीख के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।